नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी में। हमारे जो माइंड मैप के सेशन चल रहे हैं उसमें आज हमारा माइंड मैप का जो टॉपिक है दैट इज दी बायोमास को फायरिंग। बायोमास को फायरिंग जो है ये टॉपिक हमें अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। क्या है, क्यों है, क्या इससे एसोसिएटेड इश्यूज हैं, क्या संबंधित मुद्दे हैं, उन सबको समझने का प्रयास आज के इस सेशन में हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो कृषि अवशेषों से जो निर्मित बायोमास पैलेट हैं, बायोमास पैलेट जो कृषि के जो अवशेष होते हैं, रेजिड्यूज जो होते हैं, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, उनकी वजह से जो बायोमास पैलेट बनाए जाते हैं उनकी कमी हो गई है ताप विद्युत संयंत्रों में। हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर इनकी कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ऐसी न्यूज़ हमें अभी रिसेंटली देखने को मिली है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फरवरी 2022 में जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है उसने इस साल का जो हमारा बजट था उस बजट के अंदर ये बात रखी थी कि हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ताप विद्युत संयंत्र है, इनमें 5 से 10% की को फायरिंग की जाएगी। ये नेसेसरी कंपलसरी किया गया था इस साल के बजट में, लेकिन वो पैलेट्स जिससे कि को फायरिंग होती है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे। अवेलेबिलिटी की बात करें, उपलब्धता की बात करें तो उतने उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बायोमास पैलेट की अगर मैं बात करूं तो जनरली ये एक बायोमास ईंधन है। बायोमास शब्द का मतलब होता है हिंदी में जिसे जैव भार कहते हैं। जैव भार शब्द का मतलब होता है कोई भी जीव जो है उसके अंदर से अगर हम पानी को हटा दें, जितना भी उस शरीर का, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मानव शरीर की बात करूं तो जनरली 80 से 85% जो हिस्सा है हमारा वो पानी से बना होता है। अगर हम उस पानी को सारा निकाल दें तो फिर जो बच गया शरीर के अंदर, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ये सब कुछ जो बच गए उन्हें हम बायोमास के रूप में देखते हैं। ये बायोमास कहलाता है। तो जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, सबके अंदर बायोमास हमें देखने को मिलता है। बायोमास जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली बायोमास जो है किसी, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई प्लांट है, कोई पौधा है जो कट गया, सूख गया, किसी भी कारण से वो पड़ा है, तो उसका उपयोग जो है, जैसे एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो गया, कृषि अवशेष जो हो गए हमारे, उनका उपयोग जो है वो हम कर सकते हैं बायोमास पैलेट्स के रूप में। उनसे कुछ ऐसे पैलेट्स बनाए जा सकते हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस प्रकार के कुछ पैलेट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, टुकड़े बनाए जा सकते हैं और इन्हें टुकड़ों को आराम से जलाने के रूप में काम में लिया जा सकता है। जनरली ये काम में आते हैं। और थर्मल पावर प्लांट्स में भी इस साल से हमने बजट में कंपलसरी किया था कि 5 से 10% की बायोमास पैलेट की को फायरिंग होगी। को फायरिंग यानी साथ में जलाना, यानी कोयला भी जलेगा, साथ में ये पैलेट्स भी चलेंगे। को फायरिंग जो है इनकी की जाएगी। 5 से 10% का मतलब क्या हुआ, 90 से 95% कोयला होगा और 5 से 10% ये पैलेट साथ में यूज किए जाएंगे। इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन वो काम चल भी रहा था। बट अभी रिसेंटली हम न्यूज में देख रहे हैं कि ऐसे पैलेट्स की कमी हो गई है। ये हमारी न्यूज पूरी हमें देखने को मिलती है। अगर मैं बायोमास जो हमारा कार्यक्रम है उसकी बात करूं तो ये एक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है। बहुत ही एडवांटेजियस स्थिति में हम इसके साथ में हैं। जनरली ये बायोमास जो है वो बनाया जाता है चावल की भूसी से, पुआल जो होता है, कपास के डंठल जो होते हैं, नारियल के गोले जो होते हैं, सोया भूसी जो होती है, डी ऑयल कैक जो होता है, कॉफी के अपशिष्ट हो गए, जूट अपशिष्ट हो गए, मूंगफली के छिलके हो गए, इन सभी से ऐसे बायोमास पैलेट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। जनरली बनाए जाते हैं जिसको कि आगे जलाने के काम में लिया जाता है। उद्देश्य क्या था, बायोमास संसाधन जो है हमारे, बायोमास भी एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, उसका एक ऑप्टिमम यूज कर सके, हम इष्टतम उपयोग कर सकें, इसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था। बायोमास को फायरिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो बायोमास को फायरिंग जो है वो जनरली पूरे वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। पूरे विश्व में कोयले के साथ में बायोमास को जलाया जाता है। एक अच्छी तकनीक है जो समय के साथ में हमें भारत के अंदर भी अब प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। विश्व में बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग होता दिखाई दे रहा है। एंड जनरली क्या होता है, भारत जैसे देश में स्पेशली अगर मैं बात करूं जहां एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, खेती बहुत ज्यादा होती है, और खेती के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है उसको जनरली खेत में जला दिया जाता है। वो रेजिड्यू, जैसे हम पराली जलाने की प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में देखते हैं, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम हर साल लगभग सर्दियों के सीजन में या बसंत मार्च के महीने में हम ये चीज देखते हैं कि फरवरी में गेहूं जो है जो बोया गया था उसका जो रेजिड्यू बच गया, अवशिष्ट जो बच गया, उसे पंजाब हरियाणा में जलाया जाता है और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो घट जाता है। ये लगभग हर साल हमें न्यूज में देखने को मिलता है फेब मार्च के दौरान। तो वो जो बायोमास हम ऐसे ही जला रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसका कुछ उपयोग हो सके, वो कहीं ना कहीं काम आ सके, इसके लिए हमने ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए हैं।
ये डायरेक्टली नहीं जलाया जा सकता। अगर हम टेक्निकली बात करें तो थोड़ा बहुत कैलिब्रेशन की जरूरत होती है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें थोड़ी सी नई टेक्निक्स का यूज करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा उन्हें कैलिब्रेट करने की जरूरत होती है ताकि वो आसानी से उस बायोमास के कोयले के साथ में बायोमास को जला सके। ये हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट, टेक्निकल एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कोस्ट बेनिफिट होता है। कोस्ट बेनिफिट हमें यहाँ पर अगर हम कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो बहुत अच्छा फायदा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रही है। बायोमास इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता है, कोयले से काफी सस्ते में मिल जाता है, तो भी हमारी जो बिजली बनाने की जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, सबसे बड़े चैलेंजेस जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, भारत को 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होती है अगर हम 5 से 7% कोयले की जगह बायोमास को जलाते हैं। 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ी वैल्यू है ये, जितनी की कार्बन डाइऑक्साइड बनने से हम बचा सकते हैं अगर हम बायोमास पैलेट्स का यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? भारत को प्रतिदिन 95,000 से 96,000 टन, 95,000 to 96,000 टन बायोमास पैलेट की आवश्यकता है। भारत को इतनी आवश्यकता फिलहाल है अगर हम को फायरिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, भारत में फिलहाल जो उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है सिर्फ 7,000 टन, 7,000 टन। जरूरत कितनी है हमें? 95,000 to 96,000 टन की प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ 7,000 टन का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी हम लैग कहां कर रहे हैं? बायोमास की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, बायोमास जैव भार जो है वो उपलब्ध बहुत ज्यादा है हमारे पास। हम उसका प्रोडक्शन, बायोमास पैलेट्स जो बनाने हमें, इस टाइप के पैलेट्स जो बनाने हमें, उसका प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं। इसकी प्रोडक्शन पर हमें फोकस करने की ज्यादा आवश्यकता देखने को मिलती है। इसका उत्पादन अगर हम बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली जो एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं वो एडवांटेज यहां पर पूरे फुलफिल होते हुए हमें दिखाई देंगे। एक और प्रॉब्लम यह है कि भारत में बायोमास की जो अवेलेबिलिटी है वो मौसमी है, क्योंकि भारत में हम जानते हैं जो मेन बायोमास क्रिएट होता है वो बारिश के मौसम में क्रिएट होता है, मानसून के मौसम में क्रिएट होता है, और मानसून के 100 दिन ही होते हैं, पूरे वर्ष भर भारत में कोई बारिश नहीं आती है। तो मानसून के अंदर जो बायोमास क्रिएट होता है तब बायोमास की अवेलेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है मानसून के बाद में। लेकिन बाकी के सीजन में, स्पेशली गर्मी के सीजन में अगर हम बात करें तो बायोमास बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बायोमास की जो सीजनल अवेलेबिलिटी है, ऋतुवत उपलब्धता जो है, वो भी हमारे इस बायोमास की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम यह है कि बायोमास वाले जो ये पैलेट्स होते हैं, ये जो इस टाइप के पैलेट्स हम बनाते हैं, ये बहुत ज्यादा जल्दी मॉइस्चर गेन करते हैं। आसपास वायुमंडल में जो नमी होती है, जैसे हम जनरली देखते हैं कोई भी सूखा आइटम अगर आप घर में खाने का बनाएंगे तो वो क्या कर लेगा? बहुत जल्दी नमी पकड़ लेगा। जो जनरली ड्राई आइटम होते हैं, सूखे आइटम होते हैं, नमी बहुत जल्दी पकड़ते हैं। ये भी एक सूखा आइटम है, ड्राई आइटम है, और ये नमी को बहुत ज्यादा जल्दी कैप्चर कर लेता है। और अगर हमें थर्मल पावर प्लांट्स में इसको जलाना है तो 14%, 14% नमी तक अगर उसमें है तब तक हम उसे जला सकते हैं। उससे ज्यादा नमी अगर हुई, उससे ज्यादा अगर मॉइस्चर हुई, तो हम इन पैलेट्स को थर्मल पावर प्लांट में काम में नहीं ले सकते। यानी इनकी पैकेजिंग जो है उस पर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। अगर नमी ज्यादा हो गई तो थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग नहीं हो पाएगा, फिर हमें किसी और तरीके से इसका उपयोग करना पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट के लिए वो सूटेबल नहीं रह जाएगा। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है। बायोमास जनरली जलता रहता है, फिर नया बनता रहेगा। नए पेड़ जैसे ही आप लगाएंगे, प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके अंदर वो कार्बन को फिर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करके अपने अंदर कार्बन जो है वो बना लेते हैं। उसी कार्बन को आप जलाएंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स में वापस अवेलेबल होगी। ये साइकिल चलता रहेगा। कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र जो है, शॉर्ट टर्म का जो कार्बन चक्र है वो चलता रहेगा। तो बायोमास जो है वो हमारे लिए एक रिन्यूएबल सोर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। प्लांट्स काटेंगे आप, नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब स्पीड जो है प्लांट्स के ग्रो करने की उतनी ज्यादा नहीं होती है। पहले हो जाता था, पहले हम जितने पेड़ काटते थे उससे कई गुना ज्यादा वापस पैदा हो जाते थे, लेकिन अब आज बढ़ती जनसंख्या की स्थिति में मामला यह है कि हमें प्लांट्स लगाने की जरूरत है। वो प्लांट्स जितने ज्यादा हम लगाएंगे वो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करेंगे, और बायोमास क्रिएट हो जाएगा। उस बायोमास को आप आगे चल करके जब वो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाएंगे तो उसी बायोमास को आप जलाने के काम में ले सकते हैं। तो एक साइकिल के रूप में पुनर्चक्रण इसका जो है वो हमारा चलता रहता है। रिसाइकलिंग जो है वो इसकी हमारी चलती हुई हमें दिखाई देती है। और अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक ऊर्जा, प्राइमरी एनर्जी के रूप में अगर मैं बात करूं तो बायोमास जो है 32% ही अभी भी हमें प्राप्त होता है प्राइमरी एनर्जी के रूप में, जबकि देश की 70% से अधिक आबादी जो है वो अपनी ऊर्जा आवश्यकता पर इसी पर निर्भर है। यानी कि
अगर मैं प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में बात करूं तो ये 30%, 32% एनर्जी ही हमें प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन देश की जनसंख्या के हिसाब से बात करूं तो 70% जनसंख्या, 70% जनसंख्या इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं गाँव में जाते हैं तो हम लकड़ी ही जलाते हैं चूल्हा जलाने के लिए, वहां से हम बायोमास से एनर्जी ले रहे हैं, उसी बायोमास से जैव भार से ऊर्जा लेते हुए हम दिखाई देते हैं। तो 70% जनसंख्या इससे जुड़ी हुई है, लेकिन मिल हमें 32% ही रही है। और अगर हम बायोमास, अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं, महत्व की बात करूं, तो बायोमास को अगर हम इस तरीके से जलाते हैं, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके अंदर जलाते हैं, तो लगभग अगर 5 से 7% की को फायरिंग भी की जाती है तो 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की कमी की जा सकती है। 38 मिलियन टन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ा फिगर है, जितनी रिडक्शन जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा फायदेमंद सौदा हमारे लिए ये है। लेकिन जहां भारत को काम करने की आवश्यकता है, भारत की नीतियों को, भारत की पॉलिसीज को काम करने की आवश्यकता है, वो है बायोमास प्रोडक्शन पे। बायोमास के पैलेट्स जो बन रहे हैं, उन पैलेट्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, जिसकी वजह से बायोमास पैलेट्स की अवेलेबिलिटी घटती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हम न्यूज में देख रहे हैं। तो बायोमास में कोई कमी नहीं है, बायोमास फुल अवेलेबल है, भारत के अंदर बहुत ज्यादा बायोमास अवेलेबल है, बस उसके पैलेट्स बनाने में हमारी तरफ से कमी जो है वो देखने को मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा अवेलेबल हो नहीं पा रहा है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन जो है वो समझ आया होगा कि क्या बायोमास से रिलेटेड क्या सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। अगर मैं हमारे जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उनकी बात अगर आपके साथ करूं, तो फिलहाल हमारा एक हाइब्रिड बैच जो है कॉन्सेप्टर का, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2, जनरली हम कॉन्सेप्टर बैच में बच्चों को 2 साल की प्रिपरेशन करवाते हैं। 1 साल लेवल 1, दूसरा साल लेवल 2, 2 लेवल्स में प्रिपरेशन करवाते हैं, 2 ईयर में ये कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, और हमारी जो स्टूडेंट है श्रुति शर्मा, उन्होंने कॉन्सेप्टर बैच की ही स्टूडेंट है, उन्होंने रैंक 1 प्राप्त करी है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं बट स्टिल इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक हाइब्रिड बैच हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को कंबाइन करते हुए एक ही साल में आपको पूरी प्रिपरेशन जो है वो करवाएंगे कॉन्सेप्टर की। अगर आप आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी में आप जानते हैं बिना आंसर राइटिंग के कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बेकार है अगर हमें आंसर राइटिंग नहीं आती तो ऐसी स्थिति में आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओजांग सर के साथ आप जुड़ सकते हैं। ओजांग सर आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग के टिप्स जो है वो सिखाएंगे, कैसे हमारे पास जो नॉलेज है उसे कॉपी में उतारा जाता है, एग्जामिनर को इंप्रेस किया जाता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ओजांग सर के द्वारा सिखाई जा रही हैं। जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। इसके अलावा जीएस मेंस का बैच, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो जीएस मेंस का टारगेट बैच 2023 का वो भी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी प्लस तमिलनाडु हिस्ट्री का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तमिलनाडु की हिस्ट्री जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रोल निभाती है हिस्ट्री के एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखें या मेंस में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखें, तमिलनाडु हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और उसके साथ में जो तमिलनाडु हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो या तो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है या तमिल लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के बच्चे उन्हें कभी नहीं पहुंच पाते, हिंदी मीडियम की एक्सेस कभी नहीं हो पाती उन तक। उन सारे बच्चों के लिए एडवांटेजेस पोजीशन ये है कि ओजांग सर आपको पढ़ा रहे हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको वो सारी बुक्स जो हैं, वो सारी बुक्स का जो कंटेंट है वो आपको अवेलेबल हो रहा है। और एक बहुत ही नॉमिनल फी में 6,500 रुपए की एक बहुत ही नॉमिनल फी में सारी एनसीईआरटीज प्लस जो तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक्स हैं वो आपकी कंप्लीट करवाई जा रही हैं। तो आप अगर इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ओजांग एडू ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ओजांग एडू ऐप पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और उसके अंदर सारे कोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन्हें देख सकते हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे ही फ्री कंटेंट देखते रहें आप। इसके लिए हमारी जो वेबसाइट है, अभी न्यूली लॉन्च वेबसाइट है ojangedu.com, उस पर जाकर के आप हमारे ऐसे फ्री कंटेंट जो आपको माइंड मैप्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ फ्लैश कार्ड्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, जैसे हमारे ये माइंड मैप के सेशन चल रहे हैं ऐसे माइंड मैप के सेशंस जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे रख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है, हिंदी वर्जन भी है इसका, इंग्लिश वर्जन भी है, तो आपका जो भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और सारा कंटेंट जो है वो आप पा सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम ऐसे ही एक किसी नॉलेजेबल टॉक के साथ में मिलेंगे, नई इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।